गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीना सहाय। मैंने पिछले लॉकडाउन में यूट्यूब में चैनल तैयार किया था ताकि घर में बैठे बच्चे हिंदी मीडियम से साइंस की पढ़ाई को कर सके और हिंदी में आसानी से समझ सके। मैंने 8, 9, 10th के बहुत सारे वीडियोस डाले हैं। कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, लेकिन फिर भी बहुत सारे वीडियोस मैंने डाला है। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल 9th क्लास का ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा रही हूँ, जिससे 150 152 तक हो चुका है। अभी मैं 153 पेज को शुरू करने जा रही हूँ। ठीक है, हाँ, तो आज हम बतलाएंगे। इसके पहले हम बतलाए थे वस्तु का चंद्रमा पर भार और वस्तु का पृथ्वी पर भार कितना होता है, क्यों होता है। 1/6 वस्तु का चंद्रमा पर 1/6 क्यों होता है, कैसे होता है, वो बतलाए थे। और अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स बता रही हूँ। सम्स है 10.4 एग्जाम्पल है। तो ये है कि एक क्वेश्चन है कि एक वस्तु का द्रव्यमान है, यानी कि उसका मास है 10 केजी। तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, तो हम हल करेंगे। सबसे पहले मास निकालेंगे। तो मास है m इज इक्वल टू 10 केजी और गुरुत्वीय त्वरण g होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब हम इसका भार निकालेंगे तो W इजकल टू एम इंटू जी। हाँ, जैसे कि फोर्स करते हैं ना हम लोग, एम इंटू ए। तो यहाँ पर हम भार निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ W लिखेंगे और W इजकल टू एम इंटू जी। तो एम हो गया 10 केजी और जी हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 98 न्यूटन। अतः वस्तु का भार कितना हो जाएगा, 98 न्यूटन। इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ पर बीच में हम लाइन देंगे और मीटर सेकेंड तब लिखते हैं माइनस ऊपर में 2, है ना। और यहाँ पर जब लाइन खींचते हैं तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करते हैं। तो आप लोग को पता होगा, ये तो बहुत दिन से चल रहा है। अब है क्वेश्चन सेकेंड, उदाहरण 10.5। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है, तो इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा। क्वेश्चन है कि एक वस्तु का भार, उसका वेट जो है पृथ्वी की सतह पर ना, जब उसका वेट लिया जाता है तो वो आता है 10 न्यूटन। ठीक है, 10 न्यूटन आता है। और तो इसका भार चंद्रमा की सतह पर कितना होगा। चंद्रमा की सतह पर कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी के भार के तुलना में 1/6 होता है। तो हमें ज्ञात है कि चंद्रमा पर वस्तु का भार 1/6 से 1/6 होता है। तो हम पूरा निकालेंगे, 1/6 गुणे पृथ्वी पर इसका भार। तो कितना दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया है 10 केजी। तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 1/6 और कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.67, है ना। ये क्या हो गया, 1/6 गुने पृथ्वी पर इसका भार 1/6, तो 10/6 और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.67 n। इसलिए चंद्रमा की सतह पर वस्तु का भार 1.67 न्यूटन होगा। जिसका पृथ्वी पर इतना है, उसका चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, 1/6 भाग हो जाएगा। ठीक है, जितना धरती पे रहेगा, पृथ्वी पर रहेगा, तो चंद्रमा की सतह पर क्या हो जाएगा, 1/6 भाग हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, पृथ्वी पर
9.8 से गुणा कर दिए हम तो 98 न्यूटन हो गया, है ना। पृथ्वी पर था तो 98 न्यूटन हो गया, और यही 10 केजी जब हम चंद्रमा पर ले रहे हैं तो हो जा रहा है 1.67 न्यूटन। ठीक है, इस तो समझ गए होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं समझने में। ये हमारा दो ठो कैलकुलेट हो गया। अब है प्रश्न, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। तो किसी वस्तु के में बहुत अंतर है। द्रव्यमान जो है वह द्रव्यमान किसी वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा है जो कि द्रव्यमान से वस्तु की जड़त्व की माप होती है। द्रव्यमान से वस्तु की जड़त्व की माप होती है कि वह कितना भारी है, कितना उसमें मात्रा है। और वस्तु का भार वह बल है जिससे वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। भार में क्या है कि वस्तु का भार वह बल है जिससे वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है, यह कहलाता है भार। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि है। 2 पॉइंट हो गया। यह अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि है। तीसरा, मास एक कांस्टेंट राशि है। कांस्टेंट राशि है माने अचर, ये अचर राशि यानी कि बदलने वाला राशि ये नहीं है कि अभी इतना है तो थोड़ा देर में इतना हो जाएगा या दूसरी जगह में इतना हो जाएगा, वो चीज नहीं होता, वह कांस्टेंट है। मास जो है कांस्टेंट राशि है और भार क्या है, वेरिएबल है, वो चर राशि है। चर राशि मतलब वेरिएबल है, इसका मान एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलते रहता है ना। भार का जो मान है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलते रहता है। 4 पॉइंट हो गया। इसका एसआई यूनिट केजी है। द्रव्यमान का एसआई यूनिट है केजी, किलोग्राम, और इसका एसआई यूनिट है न्यूटन। भार का है न्यूटन एन और इसका है केजी। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। मास कभी भी जीरो नहीं होता है और भार का मान जीरो हो भी सकता है। ठीक है, मास कभी जीरो नहीं हो सकता है लेकिन भार जीरो हो सकता है। फिर सामान्यतः इसे दंड तुला द्वारा मापा जाता है, यानी कि बीम बैलेंस द्वारा मापा जाता है। किसको, द्रव्यमान को। ठीक है, द्रव्यमान को दंड तुला द्वारा यानी कि बीम बैलेंस द्वारा मापा जाता है और भार को स्प्रिंग बैलेंस द्वारा मापा जाता है। स्प्रिंग बैलेंस द्वारा मापा जाता है। भार का मान जीरो हो सकता है जैसे पृथ्वी के केंद्र पर इसका ग्रेविटेशनल जो है वह जीरो होता है ना, जीरो होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि द्रव्यमान और भार में बहुत अंतर है। सुनने में लगता है कि दोनों एक ही है लेकिन द्रव्यमान और भार में कई अंतर है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना क्यों होता है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना क्यों होता है। क्यों होता है, हम जानते हैं कि किसी वस्तु का भार जी यानी कि ग्रेविटेशन पर निर्भर करता है ना। किसी वस्तु का भार जी पर निर्भर करता है। तो चूंकि चंद्रमा का द्रव्यमान और रेडियस पृथ्वी के मास और
रेडियस से कम है ना। चंद्रमा का जो मास है वह पृथ्वी के मास और रेडियस से यानी कि उसकी द्रव्यमान और त्रिज्या से काफी कम है, जिसके कारण वे किसी वस्तु पर कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। कम मास है और कम उसका त्रिज्या है, तो वो आकर्षण बल भी जो है, गुरुत्वाकर्षण बल कम लगाती है। अर्थात चंद्रमा पर जी का मान 1/6, पृथ्वी पर जी का मान, चंद्रमा पर जी का मान बराबर 1/6, ठीक है, और पृथ्वी पर जी का मान इतना। तो चंद्रमा किसी वस्तु पर 6 गुना कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। चंद्रमा जो है वह किसी वस्तु पर 1/6 छवा गुना 6 गुना कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, जिसके कारण चंद्रमा पर किसी किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 गुणा होता है ना। जिसके कारण चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 गुणा होता है। तो ये हुआ कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के इसके भार का 1/6 गुणा क्यों होता है ना। इसका आंसर यही हुआ कि चंद्रमा का द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से काफी कम है, जिसके कारण वे किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल कम लगाते हैं, कम लगता है। अर्थात चंद्रमा पर जी का मान 1/6 और पृथ्वी पर बराबर 1/6 और पृथ्वी पर जी का मान होता है। तो चंद्रमा किसी वस्तु पर 6 गुना कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। अब है प्रणोद तथा दाब, है ना। प्रणोद यानी कि बल, दाब, प्रेशर। प्रणोद तथा दाब। दाब को प्रेशर कहते हैं, प्रणोद को फोर्स कहते हैं, बल। तो क्या कभी आपने सोचा है कि ऊंट रेगिस्तान में इतनी आसानी से कैसे दौड़ लेता है। सेना का टैंक जिसका भार 1000 टन से भी अधिक होता है, वह एक सतत चेन पर क्यों टिका हुआ होता है। किसी ट्रक या बस के टायर अधिक चौड़े क्यों होते हैं। काटने वाले औजारों की धार तेज क्यों होती है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमें इनमें शामिल परिघटनाओं को समझने के लिए दी गई वस्तु पर एक विशेष दिशा में लगने वाले नेट बल, प्रणोद तथा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल यानी कि दाब, प्रेशर की धारणा से परिचय कराना सहायक होता है। प्रणोद यानी कि बल तथा दाब का अर्थ समझने के लिए हम निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करेंगे। हम लोग जानते हैं कि हम लोग रेगिस्तान में जो केवल बालू ही बालू दिखता है, तो वहां पे हम लोग खूब आसानी से नहीं चल पाते, है ना। हम लोग खूब आसानी से वहां पे नहीं चल पाते हैं। बहुत लगेगा जैसे थोड़ी दूर चल रहे और थक रहे हैं। बालू पर हम लोग नहीं चल पाते हैं। और वहीं पर ऊंट जो है वह आसानी से दौड़ लेता है। ऊंट और घोड़ा, ऊंट से थोड़ा सा कम घोड़ा। तो एक क्रियाकलाप है कि बुलेटिन बोर्ड पर आप एक चार्ट लगाना चाहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखलाया गया है।
यह कार्य करने के लिए आपको ड्राइंग पिनों को अपने अंगूठे से दबाना होगा और इस अवस्था में आप पिन के शीर्ष यानी कि चिपटे भाग के सतह के क्षेत्रफल पर बल लगाते हैं, है ना। जैसे कि बोर्ड है, बोर्ड हम लोग जो लगाते हैं तो इसको लगाने के लिए क्या करते हैं, वो पिन को हम लोग अंगूठा से दबाते हैं। छोटा छोटा पिन रहता है और उसका चिपटा भाग थोड़ा सा चौड़ा रहता है, तो उसके सतह के क्षेत्रफल पर हम लोग बल लगाते हैं और यह बल बोर्ड की सतह के लंबवत लगता है ना। बोर्ड की सतह के लंबवत लगता है, तो यह बल पिन की नोक पर अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रफल पर लगता है। क्या होता है, यह बल पिन की नोक पर, पिन का जो नोक है ना, पिन की नोक पर अपेक्षाकृत छोटे बल लगता है। छोटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जितना कम है उस पर बल लगता है। तो चार्ट लगाने के लिए ड्राइंग पिनों को अंगूठों से हम बोर्ड के लंबवत दबाया जाता है। अच्छा, अब है शिथिल यानी कि ढीला रेत पर खड़े होते हैं। मान लो कि हम बालू पर, रेत पर खड़े होते हैं, तो हमारे पैर रेत में गहरे धंसते जाते हैं, गहरे धंस जाते हैं। अब हम रेत पर लेट के देखेंगे, ठीक है। पहले क्या है कि रेत पर खड़े होकर के देखेंगे, उसमें हम क्या देखते हैं कि हमारा पैर धीरे धीरे रेत में गहरा धंसता जा रहा है। अब हम रेत पर लेट के देखेंगे, तो लेटने से हम क्या देखेंगे कि हमारा शरीर रेत में पहले जितना धंसता था अब वो उतना नहीं धंस रहा है ना। तो दोनों अवस्थाओं में रेत पर लगने वाला बल आपके शरीर का भार है, ठीक है। जब हम खड़े रहते हैं तो ज्यादा अंदर की ओर धंसता है, बालू के अंदर हमारा पैर धंसता है, और जब हम लेट जाते हैं तब वह थोड़ी देर तक लेटा रहता है। तब ऐसा क्यों होता है, हम पढ़ चुके हैं कि ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगने वाला जो बल है, यहाँ बल रेत की सतह के लंबवत लग रहा है। है ना। रेत का जो सतह है उस पर बल लंबवत लग रहा है जब हम खड़े होते हैं। तो किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। प्रणोद, प्रणोद मतलब बल। किसी आपका शरीर रेत में पहले जितना नहीं धंसता, दोनों अवस्थाओं में रेत पर लगने वाला बल आपके शरीर का भार है। और ये बतला रहा है कि जब बल रेत की सतह के लंबवत लगता है, लंबवत जैसे भी काटी हम लोग ठोक रहे थे, लंबवत काटी को ठोका जा रहा था, उसी तरह यदि हम सीधे खड़े हो बालू पर तो वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। जब आप शिथिल रेत पर खड़े होते हैं तो बल हमारे शरीर का भार आपके पैरों के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लग रहा होता है। जब शिथिल रेत पर खड़े होते हैं तो बल अर्थात आपके शरीर का भार आपके पैरों के क्षेत्रफल, पैरों के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लग रहा है। जब आप लेट जाते हैं तो वही बल आप पूरे शरीर के संपर्क क्षेत्रफल में के बराबर क्षेत्रफल पर लगता है ना। यदि हम खड़े हैं तो कितना पर क्षेत्रफल लगेगा, कितना एरिया पे, जितना मेरा पैर है ना, हमारा पैरों का जो क्षेत्रफल है जहां हम खड़े हैं तो उतना ही दूर के क्षेत्रफल
पर लगेगा शरीर का भार, और जब हम लेट जाएंगे तो पूरे शरीर में लगेगा, पूरे शरीर पर भार लगेगा, पूरे शरीर के संपर्क के बराबर क्षेत्रफल होगा, है ना। तो शरीर के संपर्क क्षेत्रफल के बराबर पड़ लगता है। और जब हम खड़े रहेंगे तो वह केवल जितना दूर हम खड़े हैं, हमारा शरीर का भार केवल पैरों के क्षेत्रफल के बराबर पर लग रहा होता है। तो हम जब खड़े हैं तो पैरों के क्षेत्रफल से पैरों का क्षेत्रफल कम है, और जब हम लेटे हैं तो पैरों के क्षेत्रफल से अधिक है ना। तो इस प्रकार समान परिमाण के बलों का भिन्न भिन्न क्षेत्रफलों पर भिन्न भिन्न प्रभाव होता है। हमारे पैरों के क्षेत्रफल से अधिक है क्या? हमारा पूरा लेटना। यदि पूरा लेट जाते हैं तो पैरों के क्षेत्रफल से वो अधिक है। तो इस प्रकार समान परिमाण के बलों का भिन्न भिन्न क्षेत्रफल पर भिन्न भिन्न प्रभाव होता है। तो उपरोक्त स्थिति में प्रणोद है, यानी कि बल समान है, लेकिन उसके प्रभाव अलग अलग है। उसके प्रभाव अलग अलग है। इसलिए प्रणोद का प्रभाव उस क्षेत्रफल पर निर्भर है जिस पर कि वह लगता है ना। तो प्रणोद का प्रभाव यानी कि उस बल का लंबवत जो बल है उसका प्रभाव उस क्षेत्रफल पर निर्भर है जिस पर कि वह लगता है। जैसे हम खड़े हैं तो हमारा जो पैर का जो क्षेत्रफल है, दोनों पैर का, उतना ही क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और उतना ही पर बल लग रहा है। प्रणोद का प्रभाव उतना ही क्षेत्रफल पर पड़ रहा है। तो रेत पर प्रणोद का प्रभाव लेटे हुए की अपेक्षा खड़े होने की स्थिति में अधिक है। इस चीज को आप लोग समझ रहे हैं ना, कि जब हम खड़े रहेंगे तो खड़े होने की स्थिति में और लेटे रहने की स्थिति में किसमें ज्यादा क्षेत्रफल लगेगा बताइए? लेटे हुए में ज्यादा क्षेत्रफल लगेगा, है ना। तो रेत पर प्रणोद का प्रभाव यानी कि बल का प्रभाव, फोर्स का प्रभाव लेटे हुए की अपेक्षा खड़े होने की स्थिति में अधिक है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल प्रणोद को दाब कहते हैं। ठीक है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। इस प्रकार समीकरण में प्रणोद तथा क्षेत्रफल के एस आई मात्रक प्रतिस्थापित करने पर हमें दाब का एस आई मात्रक प्राप्त होता है। यह मात्रक एन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर माइनस 2 है। कैसे ये हुआ? दाब है ना, और यहाँ पर है प्रणोद यानी कि बल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर, और ये प्रणोद का हो गया एन। तो हमारे दाब का एसआई मात्रक क्या निकला? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वैज्ञानिक ब्लैस पास्कल के सम्मान में, वैज्ञानिक पास्कल जो हैं, ब्लैस पास्कल, उनके सम्मान में दाब के एस आई मात्रक को पास्कल कहते हैं, है ना। दाब के एस आई मात्रक को पास्कल कहते हैं, जिसे पी ए से व्यक्त किया जाता है। पी ए से व्यक्त किया जाता है। पी ए पास्कल का नाम है, वैज्ञानिक है ब्लैस पास्कल, उनके नाम से प्रेशर का मात्रा यूनिट व्यक्त किया जाता है पीए। और ऐसे हम लिखते हैं यह मात्रक एन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सूत्र कहाँ से निकला? दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर प्रणोद। हम जब खड़े होते हैं और जिस क्षेत्रफल पर खड़े होते हैं उस क्षेत्र कितना होता है,
बल कितना लगता है ना। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद, लगने वाला बल, लगने वाला लंबवत बल प्रणोद को दाब कहते हैं। ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, लंबवत बल या प्रणोद को दाब कहते हैं। और दाब का एसआई मात्रक हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल कहते हैं, पीए से डिनोट करते हैं। ये हो गया। अब है विभिन्न क्षेत्रफलों पर लगने वाले प्रणोद के प्रभाव को समझने के लिए एक संख्यात्मक उदाहरण पर विचार करते हैं, है ना। उदाहरण 10.6 में है, मैथ है। एक लकड़ी का गुटका मेज पर रखा हुआ है और लकड़ी के गुटके का मास जो है वह 5 kg है, और इसकी सीमाएं जो है 40, 20 और 10 है। 40, 20 एंड 10 सेंटीमीटर है। और दूसरे का है, अच्छा, 40, 20, 10 सेंटीमीटर। लकड़ी के टुकड़े द्वारा मेज पर लगने वाले दाब को ज्ञात कीजिए। यदि इसकी निम्नलिखित विमाओं की सतह मेज पर रखी जाती है तो ए है 20, 10 सेंटीमीटर, और ये 40 और 20, है ना। यहाँ पर देखते हैं 40, 10 सेंटीमीटर, और इधर 20 सेंटीमीटर, और इधर है, ये है 40। हाँ, ये क्षेत्रफल इसका है, बेस है 40, और 10 सेंटीमीटर इसका हाइट हो गया, और इसका चौड़ाई हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 40, 20, 10, और इधर 40, 10 और 20। तो लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 5 kg तथा इसकी विमाएं 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 10 है। या लकड़ी के गुटके का भार मेज की सतह पर लगता है। तो प्रणोद यानी कि फोर्स इजकल टू एम इंटू जी। तो एम इंटू जी, एम है 5, एम है 5 kg, और ये हो गया जी 9.8, यहाँ हो गया 49 न्यूटन। और सतह का क्षेत्रफल हो जाता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो सतह का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई बराबर हो गया 20 गुने 10, यहाँ पर हो गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 0.02 मीटर स्क्वायर। इसको कन्वर्ट कर दिए तो कितना हो गया 0.02 मीटर स्क्वायर। अब हो गया, हमको निकालना है तो दाब इजकल टू फोर्स बाई क्षेत्रफल, एरिया, है ना। तो ये निकला 49, एफ हो गया 49, और एरिया क्षेत्रफल हो गया 0.02 एम स्क्वायर, और करने पर, कैलकुलेशन करने पर आता है 2450, है ना, 2450 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। अब जब गुटके की 40 सेंटीमीटर और 20 सीमाओं वाली सतह मेज पर रखी जाती है, तब क्या हो जाता है, यहाँ पर मेज की सतह पर पहले जितना प्रणोद लगा था, अब फिर हम उसी तरह करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई क्या है 40 सेंटीमीटर और 20, यहाँ पर था 20 और 10, 200। तो यहाँ हो गया 8,
800 सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर में कन्वर्ट किए तो 0.8 मीटर पर स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि कौन बड़ा है और कौन अधिक दाब लगाया जाएगा। 2450 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर और यहाँ है 612 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। तो सतह पर 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर द्वारा लगाया गया दाब 2450 यानी कि 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तथा 40 और 20 सेंटीमीटर द्वारा लगाया गया दाब होता है 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो इस प्रकार वही बल जब छोटे क्षेत्रफल पर लगता है तो छोटे क्षेत्रफल पर लगता है तो क्या होता है, दाब अधिक हो जाता है, तो दाब अधिक हो जाता है और बड़े क्षेत्रफल पर दाब कम हो जाता है। तो ये मैथ से भी पता चल गया, है ना, कि क्षेत्रफल चौड़ा रहने से क्या होगा, दाब कम लगेगा और जब क्षेत्रफल कम रहेगा तब दाब अधिक लगेगा। जैसे देखिए क्षेत्रफल कम है तो दाब अधिक लगेगा और क्षेत्रफल ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है तो दाब कम लगेगा और क्षेत्रफल कम है तो दाब ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर हमने भी देखा कि जब छोटे क्षेत्रफल थे तो छोटे क्षेत्रफल पर लगता है तो दाब अधिक लगता है और बड़े क्षेत्रफल पर कम दाब लगता है। यही कारण है कि कीलों के सिरे नुकीले होते हैं, कीलों के सिरे नुकीले होते हैं और चाकू की तेज धार होती है तथा भवनों की नींव को चौड़ी रखा जाता है। को जितना चौड़ा रहेगा उसका क्षेत्रफल जितना चौड़ा रहेगा उस पर दाब कम लगेगा, है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पर समझा और यहीं पे भी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक यू, बाय।